गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? बताइए मुझे, ऑडियो वीडियो सब ठीक है? हाँ जी, रिची एंड सोनिया बताइए मुझे, ऑडियो वीडियो ठीक है सब? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ। तो जो आज का लेक्चर है हमारा ऑप्टिक्स का रहने वाला है, लाइट वाला लेक्चर। लाइट वाला जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर से हर बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, उनकी इमेजेस कहाँ बनती है, कैसी इमेज बनती है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, स्कैटरिंग, आपका जो है इन पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग रिलेटेड फिनोमेना, और अगर मैं बोलूं वर्ल्ड मतलब अर्थ सरफेस पे क्या क्या हो सकता है, जैसे ब्लू लाइट, हमें जो स्काई है वो ब्लू दिखता है, इस टाइप की जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बने हैं वो सारे हम बात करेंगे। क्लियर? पूरा डिटेल में ये हम करने वाले हैं आज का लेक्चर, किसका? लाइट वाला। अब लाइट क्या है? लाइट सीधी सी बात है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हमें लेमन लैंग्वेज में हमें क्या देखने में हेल्प करती है, विजुलाइज करने में हेल्प करती है। बट हम लाइट का एक पार्ट ही देख पाते हैं। लाइट में क्या होता है, आपके ना एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। एनर्जी मतलब फोटोन्स होते हैं, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो क्या होते हैं? फोटोन्स होते हैं। उन फोटोन्स में एनर्जी होती है और इट कैन ट्रांसमिट थ्रू। लाइट का करेक्टर क्या है, ये हम +1 +2 में पढ़ते हैं, बट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। लाइट का नेचर कैसा होता है? ड्यूल नेचर। पार्टिकल भी है, क्या है? पार्टिकल भी है और वेव भी है। ये आपको पता है ना, ये बेसिक चीजें हैं। 10 तक हमें ये नहीं पढ़ाई जाती, बट फिर भी थोड़ा बेसिक हमें पता होना चाहिए। अब लाइट क्या है? सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा, वेव है। कौन सी वेव होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर मैं बात करूं, मैग्नेटिक एंड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मूव करते हैं। अब बेसिक प्रॉपर्टी लाइट की जो हमें पता होनी चाहिए, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो क्या है? रिफ्लेक्ट होती है, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमें दिखती है। हमारी आईज उनको, हमारा ब्रेन रीड कर सकता है। वो हम आई के उसमें पढ़ेंगे। आई का जब हम पढ़ेंगे तब वो हम हमारा ब्रेन का भी क्या रोल, मतलब आई से कैसे ट्रांसमिट होता है, कौन कौन से पार्ट हैं आई के, वो सारा आज के लेक्चर में वो भी करने वाले हैं हम। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर पाथ होता है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लाइट मूव करती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लाइट मूव करती है। उसी के कारण आप देखोगे शेडो बनती है। क्या बनती है? शेडो बनती है। आपका हम इसमें डायफ्रैक्शन और इंटरफेस नहीं करेंगे। डायफ्रैक्शन वो +1 +2 में पढ़ते हैं। जितना हमें यहाँ रिक्वायर्ड है हम वो पढ़ेंगे। द कॉमन फिनोमेना ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ शेडो है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर, लेंस, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम मतलब आपका रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो एक्सेट्रा। ये डिटेल में पढ़ेंगे हम। क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्या क्या फिनोमेना उसके पीछे है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड जो है वो सारी चीजें भी आपको पता होना चाहिए, उनकी बात हम करेंगे। अब रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग सब आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। सारी चीजें आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे हम आज के लेक्चर में। सबसे पहले आ जाओ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? आपका क्या है, एक पॉलिश सरफेस होता है जो इंसिडेंट रे है उसको एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट बैक कर देता है एक पाथ पे, उसी प्लेन में, सेम प्लेन में रिफ्लेक्ट बैक करता है। पॉलिश, पॉलिश का मतलब है आपका शाइनी सरफेस होना चाहिए, जैसे आपका मिरर होता है। देखो दो टाइप की रिफ्लेक्शन हो सकती है आपकी, जो है जैसे सिंपल, जिसमें आपका कोई स्कैटरिंग नहीं होता, जिसमें आपकी कोई स्कैटरिंग नहीं होती, सिंपली आपका क्या है, पॉलिश सरफेस है। ठीक है, उसमें नॉर्मली हमारी, उसमें क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो सारी इंसिडेंट रेज होती है वो पैरेलल होती है पॉलिश सरफेस में। वो क्या होती है, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होती है। अनपॉलिश्ड में बोलते हैं हम डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे दीवार है, जैसे दीवार है, दीवार डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करती है। दीवार का सरफेस क्या होता है आपका, दीवार का सरफेस क्या होता है आपका, हाँ जी,
अनपॉलिश्ड होता है। उसमें क्या होता है, दीवार जैसे है तो उसमें क्या होगा, एक एंगल ऐसे, एक एंगल ऐसे, अलग अलग तरीके से एंगल बनते हैं, ओवरलैपिंग होती है आपकी इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती अनपॉलिश सरफेस से। देखो ये पढ़ना ज्यादातर बुक्स में नहीं दिया होता, बट अनपॉलिश सरफेस होने के कारण ही आपके रूम में लाइट होती है। आउटर जो लाइट आती है ना, जो सनलाइट होगी या वैसे भी नॉर्मल डे लाइट आती है, वो डे लाइट आपके पूरे रूम को लाइटेड क्यों कर देती है, उसका रीजन है अनपॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं हम उसे, क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर अनपॉलिश सरफेस नहीं होता ना, तो आपका छत और जो आपका अगर मैं बात करूं जो आपका फ्लोर है वो आपको दिखाई नहीं देता। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अनपॉलिश सरफेस के कारण जो है आपका क्या हो रहा है, अनपॉलिश सरफेस के कारण आपका जो है रिफ्लेक्शन जो हो रही है, उसके कारण दिन डे लाइट जो रूम को लाइटेंड कर देती है वो अनपॉलिश सरफेस के कारण होती है। फाइन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दो चीज ध्यान रखनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन सेम क्या रहेगा, मतलब ये चीज, ये वाला जो एंगल होता है आई और आर एंगल सेम होता है। आई और आर एंगल क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। क्लियर है? हाँ जी, कोई भी इशू है इसमें? एंगल ऑफ, एंड सेकेंड थिंग, जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो लाइन है, एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी एक ही प्लेन में होंगी। ये सारी क्या है, एक सिंगल प्लेन में होंगी। ये सारी क्या है, सिंगल प्लेन में होंगी, एक ही प्लेन में होंगी। फाइन। नेक्स्ट जो है हमारा इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इमेज, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? प्लेन मिरर की इमेज के साथ साथ हमें थोड़ा सा जो इमेजेस के टाइप है वो क्या होंगे वो देखने जरूरी है। इमेज के टाइप देखने जरूरी है। अब देखो, द इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है आपका, इरेक्ट इमेज का मतलब होता है कि आपका वर्टिकली अपवर्ड इमेज बने। वर्टिकली अपवर्ड इमेज इरेक्ट होती है। वर्टिकली आपका सरफेस से डाउन जो अगर इमेज बनती है वो क्या है आपकी, हाँ जी, इन्वर्टेड इमेज है। वो क्या है, इन्वर्टेड इमेज है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे जो है मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं, 2 वीडियोस, उससे आपको बहुत ज्यादा ईज रहेगी इसमें समझने में कि कनकेव मिरर, कनकेव लेंस, आपका कन्वेक्स लेंस, इनमें इमेजेस किस टाइप की बनती है, क्यों बनती है। फाइन। द इमेज इज सेम एज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज ना मैग्निफाइड है ना डिमिनिश्ड है, ये 2 वर्ड भी याद रखने। इरेक्ट के साथ क्या वर्ड होगा, इन्वर्टेड। द इमेज साइज इज सेम। इमेज साइज सेम का मतलब क्या हो गया आपका, इमेज साइज का सेम का मतलब हो गया द इमेज इज एट द सेम साइज का सेम का मतलब हो गया ना डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड होती है छोटी, ना मैग्निफाइड है। मैग्निफाइड होती है बड़ी। मैग्निफाइड इमेज क्या होगी आपकी, बड़ी इमेज है। मैग्निफाइड इमेज क्या है आपकी, बड़ी इमेज है। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट। तो इमेज क्या होगी, मिरर के अंदर बनेगी, और वो इमेज क्या है, सेम डिस्टेंस पे बनती है जो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस होता है, उसी डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो ये चीज है ये पीछे ही दिखेगा, उतनी ही दूर लगेगा जितना मुझसे है ये। गेटिंग माय पॉइंट? किसमें, आपके मिरर में। द इमेज इज वर्चुअल। ये बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता, इमेज वर्चुअल क्या है। इमेज वर्चुअल का मतलब है बच्चे, उस इमेज को आप किसी स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। जो आपकी इमेज आ रही है ना, उसको आप किसी स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। जो उसकी इंसिडेंट रेज है वो किसी स्क्रीन पे नहीं आएगी। जो रिफ्लेक्ट बैक होके आ रही है ना, वो कैसे बन रही है इमेज, वो इमेज वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल इमेज का मतलब समझो। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कि आपकी जो इमेज स्क्रीन पे ना ले पाए, वो इमेज ऐसी लगेगी कि वो आपकी मिरर के अंदर से आ रही है। अब स्क्रीन पे लेने का मतलब मैं बताता हूं। स्क्रीन पे लेने का मतलब होता है कि आपकी जो आप कोई भी आर्टिफिशियल स्क्रीन लो,
उस पे आपकी वो इमेज आ जाती, सेम इमेज वो आपकी आर्टिफिशियल स्क्रीन पे आ जाती। आगे दिखाएंगे, आगे आपको बताऊंगा कि वर्चुअल और वर्चुअल का दूसरा क्या होता है, रियल, अपोजिट क्या होता है, रियल। रियल इमेज को आप क्या ले सकते हो, स्क्रीन पे ले सकते हो। रियल इमेज को क्या लेते हो, स्क्रीन पे। एक्चुअली रियल और वर्चुअल इमेज में क्या होता है, इसमें देखो वर्चुअल इमेज में आपको लगेगा जो है इमेज इज कमिंग आउट ऑफ मिरर, अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है आपका, जहां से इंसिडेंट रेज है, ये लग रहा है कि ये अंदर से इमेज आ रही है। आपकी स्क्रीन पे इमेज नहीं ले पाओगे, ये क्या है, स्क्रीन पे इमेज नहीं आएगी। इसको मैं आगे दिखाऊंगा, थोड़ा आपको समझ तब आएगा। इमेज क्या है, लेटरली इन्वर्टेड है। वैसे इमेज इरेक्ट है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट क्या हो जाता है आपका, लेफ्ट हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दोनों अपोजिट हो जाते हैं। लाइट के कारण हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन होता है, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। ये क्लियर है अब तक? हाँ जी सोनिया एंड रिची बताइए मुझे, फटाफट बताइए, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? फाइन। अब आ जाओ स्फेरिकल मिरर्स पे। स्फेरिकल मिरर्स का पार्ट है जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं हम। किसकी, कन्वेक्स और कनकेव मिरर की बात करते हैं। ये क्या है, वो मिरर होते हैं जो किसी बड़े गोलाकार मिरर से काटे जाते हैं। इनका कर्व्ड सरफेस होता है। अब कर्व्ड सरफेस, अगर आपका प्लेन सरफेस, दो टाइप के कर्व्ड सरफेस हो सकते हैं। एक आपका जो है जिसमें कनकेव मिरर में क्या होगा, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। जो ये साइड रिफ्लेक्टेड सरफेस है, कौन सी साइड, ये साइड, ये साइड आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है। ये साइड आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है। ये क्या है, कनकेव आपका जो है, हाँ जी, ये कनकेव मिरर है। इसमें क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो पैरेलल है, उस जो पैरेलल रेज है वो एक पॉइंट पे मिलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकस। आगे भी इसकी बात करेंगे हम। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, आपका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो क्या है, आउटवर्ड है। वो क्या है आपका, कर्व्ड आउटवर्ड। ये रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, ये आपका क्या है, कन्वेक्स मिरर है। ये क्या है आपका, कन्वेक्स मिरर है। इसमें जो फोकस पे जो रेज है वो अपीयर टू बी कमिंग आउट ऑफ फोकस है, अपीयर टू बी कमिंग आउट ऑफ फोकस है। गेटिंग माय पॉइंट? इसमें जो पैरेलल रेज हैं वो फोकस पे मिलती हैं, किसमें, कर्व्ड सरफेस पे। कौन से कर्व्ड पे, इनर कर्व्ड सरफेस पे। मतलब कनकेव मिरर में द पैरेलल बीम्स, पैरेलल रेडिएशन सीम्स टू बी मीटिंग एट फोकस। अब ये सारे इनके आपको वो पता होना चाहिए कि ये टर्म्स क्या क्या यूज करते हैं। टर्म्स यूज करते हैं, मैं पढ़ाता हूं पहले। देखो सीधी सी बात है, ये एक मिरर से बना होगा, है ना, पूरे गोलाकार अपना स्फेरिकल मिरर से बना होगा। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है जिससे वो काटा गया है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो एक बहुत बड़ा आपका स्फेरिकल मिरर था, उसको काट के ही कन्वेक्स और कनकेव लेंस बनाए, मिरर बनाए। अब जो उस स्फीयर का सेंटर है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मतलब सिंपल सी बात है, उसका रेडियस का जो उसका सेंटर है ना, उसका रेडियस वो क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फाइन। देन आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। पोल क्या है, मिरर का सेंट्रल पॉइंट है। मिरर का सेंट्रल पॉइंट, कर्व्ड मिरर मतलब कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है आपका, पी। पी मतलब पोल, पोल। ठीक है। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या है, इट इज हाफ ऑफ यूर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब जो सेंटर से और पोल को लाइन ज्वाइन करती है, ये आपका, हाँ जी, ये क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। P टू C क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ध्यान से देखना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसका जो हाफ होता है वो क्या होता है आपका, फोकस। इसका हाफ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता है आपका, प्रिंसिपल फोकस। यहां जो पैरेलल पैरेलल रेज आपकी कनकेव लेंस की सीम्स टू बी मीटिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये जो पैरेलल रेज है ना,
ये सारी फोकस पे आके मिलती हैं। इट्स यूजुअली हाफ ऑफ द, ये क्या होता है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड दिस लाइन, कंप्लीट लाइन विच इज पासिंग थ्रू रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ये लाइन क्या कहलाती है आपकी, ये लाइन कहलाती है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। एंड फोकल लेंथ क्या है आपकी, ये फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है, ये आपकी फोकल लेंथ है। ये सारी चीजें समझ आ गई हैं। ये समझ आएंगी तभी आपको इमेज कहां बन रही है, कैसी बन रही है, क्यों बन रही है वो इमेज, तब समझ आएगा। क्लियर सोनिया एंड रिची, बताइए मुझे, कोई भी इशू है मुझे बता दीजिए इसमें, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? क्लियर है? बताओ मुझे, फटाफट बताओ। फाइन, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये सारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फीयर विच द मिरर इज पार्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। पोल जो सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर का है, प्रिंसिपल एक्सिस जो एक्स वाई पूरी लाइन है उसकी, प्रिंसिपल फोकस हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ होता है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमेशा हाफ होती है रेडियस की। क्लियर है कि नहीं है इसमें? रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अब रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर समझने से पहले आपका रेडिएशंस कैसे काम करती है, मतलब कहाँ रिफ्लेक्ट होंगी, ये जरूरी जानना है। और हम यूजुअली देखो, याद रखना ये नॉर्मल चीजें हैं। हम मिरर की जब बात करते हैं, ज्यादातर इमेज याद करते हैं हम मिरर की, हम कनकेव मिरर की बात करते हैं। कन्वेक्स में एक ही टाइप की बनेगी आपकी इमेजेस। जब हम लेंसेज की बात करेंगे तो कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे ज्यादातर। तो अब यहां देखो, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, कोई भी पैरेलल रेज है वो क्या, हमेशा फोकस से रिफ्लेक्ट होके कहां से गुजरेगी, फोकस से। कोई भी पैरेलल रे, कन्वेक्स मिरर में क्या लगेगा, इट इज कमिंग आउट ऑफ फोकस, इट इज कमिंग आउट ऑफ फोकस। फर्स्ट चीज ये ध्यान रखनी है, कोई भी रे है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो फोकस से गुजरेगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। इट विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। देन यू हैव सेकेंड पॉइंट, देखो कनकेव हो, कनकेव मिरर में अगर आपका, हाँ जी, कनकेव मिरर में क्या होगा, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। क्या होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। क्लियर है ये? कोई इशू है इसमें? एंड इसमें क्या होगा, इट सीम्स टू बी, अगर तो जो क्या होगा, आपकी जो फोकस से आ रही है ऐसा लग रहा है वो रेडिएशन की रिफ्लेक्शन क्या होगी, पैरेलल टू योर प्रिंसिपल एक्सिस। देन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ये चीज ना, ये है तो आसान चीज है, लेकिन वो एग्जामिनर स्टेटमेंट में दे देता है ना, तब फंस जाते हो आप लोग कि जो पैरेलल रे है वो फोकस से पास करेगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है इंसिडेंट रे, देन रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली। जो इंसिडेंट रे होगी वो वापस ऐसे जाएगी भाई। गेटिंग इट और नॉट? हैं छोटी चीजें लेकिन ये आती हैं, ये पूछी जाती हैं। क्लियर है? क्लियर? हाँ जी। एंड लास्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन सेम होगा। अब आपको जो है इमेज किस टाइप की बनेगी, इमेज किस टाइप की, किसमें, कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में इमेज इरेक्ट होगी या आपकी इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी, रियल होगी। कब वर्चुअल होगी, कब रियल होगी, कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, उससे दूर बनेगी, डिमनेस्ट होगी
या मैग्नीफाइड होगी, वो सारा याद करना है। देयर इज चांस कि उस पे क्वेश्चन बने, देयर इज मोर देन चांस। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है। गेटिंग इट और नॉट? क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है। चलो, अब देखो इमेजेस कैसे बन रही हैं, वो देखना है आपको। एक स्क्रीन चाहिए। अब देखो वर्चुअल और रियल का डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। देखो, प्रिंसिपल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्लेस द मिरर एट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पे मिरर होगा, ठीक है। पहला केस, ऑब्जेक्ट इज वेरी फार। पहले केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो इमेज देखो कहां बनी है, इमेज देखो कहां बनी है। इमेज बिल्कुल छोटी सी डिमनेस्ड इमेज बनी है, डिमनेस्ड बनी है, इन्वर्टेड हो गई है। देखो, डिमनेस्ड इमेज इज ऑब्टेन्ड एट, हाँ जी, देखो फर्स्ट केस में देखो, हाँ जी, फर्स्ट केस में देखो इमेज, अब देखो अगर बहुत दूर है ऑब्जेक्ट तो आपकी इमेज कहां बन रही है, आपकी इमेज देखो कहां बन रही है, कहां है, कैसी बनी है इमेज, इन्वर्टेड डिमनेस्ड। रे डायग्राम देखो इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। आपकी इमेज देखो कहां बन रही है, फोकस पे बन रही है। कहां बन रही है, हाँ जी, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी अगर आपका है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी के बीच में इमेज बनेगी। इन्वर्टेड है, उल्टी दिख रही है। अब देखो ये रियल इमेज, ये रियल इमेज क्यों है, आप इस इमेज को कैप्चर कर पा रहे हो स्क्रीन पे। इस इमेज को क्या कर पा रहे हो, स्क्रीन पे अगर आप इमेज को कैप्चर कर पा रहे हो, इसका मतलब वो रियल इमेज है। अगर आप स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर पाते, वो क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। सोनिया एंड रिची बताइए, समझ आया आपको? ये जो डाउट क्रिएट होता है कि वर्चुअल और रियल में डिफरेंस नहीं पता होता, वो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? हर जो इसमें देखो 6 केसेस होंगे, आपको हर केस का पता होना चाहिए। एक बार हम रे डायग्राम फिर से देखेंगे, लेकिन इस वीडियो से क्लियर बहुत अच्छे से होगा आपका। फाइन, चलो मैं ऑन कर देता हूं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर थोड़ी दूर है तो इमेज कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। डिमनेस्ड होगी, उल्टी होगी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड डिमनेस्ड, रियल होगी, लेकिन क्या होगी, रियल। ये चारों कैरेक्टर देखने हैं, कहां बनेगी, रियल है, इन्वर्टेड है और उसकी मैग्निफाइड है या डिमनेस्ड है। जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए ऑब्जेक्ट, कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इन्वर्टेड इमेज है, इमेज दिख रही है बट सेम साइज की है, सेम साइज की होगी और कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनेगी। कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। रियल है क्योंकि स्क्रीन पे ले पा रहे हो, देखो रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज, पोजीशन कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, कहां, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बन रही है। फोकस मतलब ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाहर। इमेज कहां बनेगी, उसके बाहर। कैसी बनेगी, अब थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। इमेज बड़ी बन रही है, बड़ी बन रही है कि नहीं बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, बड़ी इमेज है बट इन्वर्टेड ही है। क्या है, इन्वर्टेड है, कहां बनी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। रियल इमेज है, रियल क्यों है,
क्योंकि आप स्क्रीन पे कैप्चर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये देखो, क्लियर है। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, ऑब्जेक्ट कहां हो, फोकस पे ऑब्जेक्ट, तो आपकी इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। कहां बनेगी, इंफिनिटी, मतलब बहुत दूर बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी, जो स्क्रीन पे कैप्चर हो जाएगी अगर आपकी स्क्रीन बहुत दूर है तो। इंफिनिटी पे, बहुत बड़ी इंफिनिटी पे बनेगी इमेज। कहां बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी इंफिनिटी पे, बट कैप्चर हो जाती है तो रियल इमेज होगी। तो देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे बच्चे, ये चीज देखो, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज्ड, बियॉन्ड, कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। पी और एफ के बीच में, अब यहां आपको वर्चुअल का कंसेप्ट समझ आएगा, वर्चुअल का कॉन्सेप्ट। अब पी और एफ के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट है, तो पी और एफ के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज देखो कहां बनेगी, स्क्रीन पे इमेज नहीं आ रही, सिर्फ रिफ्लेक्शन दिख रही है, कोई इमेज नहीं दिखेगी स्क्रीन पे, इमेज नहीं दिख रही, रिफ्लेक्शन दिख रही है, कोई इमेज नहीं दिख रही। इमेज कहां है, इमेज देखो इसमें दिख रही है ना, किसमें दिख रही है, मिरर से बाहर आती हुई दिख रही है इमेज। वो इमेज वर्चुअल होती है, वो इमेज क्या होती है, वर्चुअल, जो आप स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर पाते, जो आप स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर पाते। आपकी इमेज क्या हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आपकी किससे बाहर आ रही है इमेज, आपके मिरर से बाहर आ रही है। और क्या होगी देखो, इरेक्टेड है, ऊपर की तरफ बनी हुई है, सीधी है, टेढ़ी नीचे की तरफ नहीं है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, वर्चुअल है, वर्चुअल है, ध्यान देना, ठीक है। और कहां बन रही है देखो, वर्चुअल इमेज इनसाइड मिरर, मिरर से आती हुई दिख रही है हमें। रे डायग्राम देखो कैसे बनेगा, पीछे बन रही है ना, मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। अब बताइए रिची एंड सोनिया, प्रिया, अब इसी चीज को हम रे डायग्राम से समझेंगे। सोनिया, प्रिया, बताइए मुझे क्लियर है कि नहीं है। हाँ जी, बताओ मुझे, क्लियर है। अब देखो, ये देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो फोकस पे इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगी। क्या होगी, देखो इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, फोकस पे बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, बट रियल। रियल क्यों, क्योंकि स्क्रीन पे कैप्चर कर पाओगे। और कहां बनेगी, फोकस पे। हर उसका केस की चार चीजें हमको पता होनी चाहिए, कहां बनी, कहां बनी, ठीक है, फोकस पे बनी, साइज क्या रहा, हाईली डिमिनिश्ड रहा, रियल है, वर्चुअल है, रियल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है। फाइन, नेक्स्ट देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी से दूरी है। अब इमेज कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में, कहां बनेगी इमेज, सी एंड एफ के बीच में, डिमिनिश्ड होगी। देखो इमेज क्या है, छोटी है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, रियल। रियल क्यों, थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि कैप्चर हो जाती है किस पे, स्क्रीन पे। क्लियर। अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो सेम साइज की इमेज बनेगी। क्या होगा, सेम साइज की इमेज बनेगी, कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। साइज क्या रहेगा, सेम, साइज सेम है, तो सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड,
एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई थिंक आपको यहां याद ही हो जाएंगी ये चीजें, मेरे हिसाब से याद भी नहीं करनी पड़ेंगी आप लोगों को। क्लियर है कि नहीं है ये? देन वी हैव, अगर मैं बात करूं, हाँ जी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा? बियॉन्ड सी इन्वर्टेड, बियॉन्ड सी इन्वर्टेड मैग्निफाइड रियल। बस ये चार चीजें याद करनी है आपको। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, एफ पे है तो आपका लगभग इंफिनिटी पे इमेज बनेगी, बहुत दूर बनेगी, हाईली मैग्निफाइड इन्वर्टेड रियल। लास्ट केस, सिक्स केस क्या है? अगर एफ और पी के बीच में है तो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, बिकॉज इट इज कमिंग आउट ऑफ मिरर, हाईली मैग्निफाइड, बट क्या है? बट क्या है? हाँ जी, हाँ जी, इरेक्ट है, इरेक्ट है, रियल है। गॉट दिस और नॉट? एनी इश्यू विद दिस? बताइए मुझे, क्लियर है कि नहीं है? गॉट दिस और नॉट? हाँ जी, प्रिया एंड सोनी, आपको भी समझ आ गया है? याद हो जाएगा मेरे हिसाब से, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, और करना है ये याद, साइंस के क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर है कि नहीं है? इरेक्ट का मतलब है कि आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, उससे हॉरिजॉन्टली अपवर्ड, हॉरिजॉन्टली अपवर्ड। इन केसेस में देखो हॉरिजॉन्टली अपवर्ड है, ये इरेक्ट होती है इमेज। अगर हॉरिजॉन्टली आपकी नीचे की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो क्या होती है आपकी? हाँ जी, वो क्या है आपकी? क्या होगी इमेज? वो इन्वर्टेड, मतलब उल्टी दिखेगी हॉरिजॉन्टली। मतलब अगर आपका ये प्रिंसिपल, आपका क्या होगा, कहने का मतलब है आपकी जो इमेज आएगी ना, उसका वो उल्टी होगी, उल्टी हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं, लेटरली नहीं। मतलब अगर मैन भी खड़ा है तो उसका सिर नीचे की तरफ दिखेगा, ये समझो। हाँ जी सोनिया, सम गॉट इट? बताइए मुझे, क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। कन्वेक्स मिरर, क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम जो है, प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है कन्वेक्स मिरर पे, आ जाता है। कन्वेक्स मिरर का एक ही आपको याद रखना है, कन्वेक्स मिरर की जो इमेज है वो कैसी बनेगी, ध्यान देना, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी, मतलब हाईली डिमिनिश्ड, छोटी होगी, वर्चुअल, वर्चुअल मतलब इट विल सीम टू बी कमिंग आउट ऑफ मिरर, वो किसी स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते, एंड इरेक्ट बनेगी, मतलब अपवर्ड बनेगी। इमेज क्या बनेगी आपकी? अपवर्ड इमेज बनेगी। समझ रहे हो? जैसे हम ये देखते हैं, इमेज क्या होगी आपकी? इरेक्ट है, इरेक्ट हर केस में, इसमें इरेक्ट होगी, डिमिनिश्ड होगी, कभी भी आपकी बड़ी इमेज नहीं बनेगी, छोटी ही बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, ठीक है, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, एंड इट विल बी कमिंग आउट ऑफ द मिरर, मिरर से बाहर आते हुए दिखेगी आप लोगों को, आप उसे स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते हो। गॉट दिस और नॉट? बताइए मुझे, आगे बढ़ते हैं फिर हम मेन कनकेव मिरर की। अब इनके यूजेस पता होने चाहिए, कहाँ कहाँ यूज करते हैं कनकेव मिरर। अब ये पूछ लेते हैं कि कनकेव मिरर इज यूज्ड इन द व्हीकल्स, वो गलत स्टेटमेंट हो जाती है। कनकेव मिरर देखो कहाँ कहाँ यूज होता है, आर यूज इन टॉर्चेस, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, फोकस करता है। सर्च लाइट्स होती हैं, हेड लाइट्स होती हैं, उनमें पैरेलल बीम्स ऑफ योर लाइट्स, दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स। शेविंग मिरर्स में कनकेव मिरर यूज होता है, किसमें? शेविंग मिरर्स में। दे आर यूज बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट यूज करते हैं किस चीज के लिए? मैग्निफिकेशन के लिए। क्या यूज करते हैं? कनकेव मिरर यूज करते हैं।
दूसरा आपका पैराबोलिक कनकेव मिरर यूज होते हैं आपका, जैसे किसके लिए, कंसंट्रेट सनलाइट सिग्नल कंसंट्रेट करने के लिए आपका पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं, ताकि एक जगह, जैसे वाटर सोलर हीटर्स या सोलर कुकर्स होते हैं ना, उनमें आपके कनकेव मिरर्स यूज होते हैं। क्या होते हैं, कनकेव मिरर्स यूज होते हैं। कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, रेयर व्यू में। यहाँ जो है डिमनेस्ट इमेज होती है और उस पर लिखा भी होता है कि जो है मिरर में जो है वो क्लोजर देन इट अपीयर्स, उससे ज्यादा क्लोजर है, छोटी बन जाती है, दूर बनती है। वाइडर फील्ड, और किस लिए यूज होता है, दे आल्सो हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर्स से वाइडर वो होता है। और कहाँ आपका, और कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर कहीं देखा आपने, कन्वेक्स मिरर और कहीं देखा है, हाँ जी बताओ मुझे, कन्वेक्स मिरर कहीं और देखा है, कोई और यूज कन्वेक्स मिरर का, बताओ मुझे, कहीं और देखा कन्वेक्स मिरर। जो ब्लाइंड मोड होते हैं, जो ब्लाइंड कॉर्नर्स होते हैं, स्पेशली जो पहाड़ी एरिया में आपके ब्लाइंड कॉर्नर्स होते हैं, वहां ना बड़े बड़े आपके कन्वेक्स मिरर लगे होते हैं, टू गिव यू ए वाइडर फील्ड ऑफ साइट, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देने के लिए। नहीं होते, कॉर्नर पे लगे होते हैं ताकि आपको दूर तक दिख जाए कि क्या चीज आ रहा है, वो कन्वेक्स मिरर ही होते हैं। वो क्या होते हैं, आपके कन्वेक्स मिरर होते हैं। क्लियर है। अब कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, मिरर और लेंस में एक ही बात है। कार्टेशियन साइन मतलब आप डिस्टेंस को क्या लेते हो, नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्या लेते हो। हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है आपका, हाँ जी, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस लेफ्ट ऑफ द मिरर, चाहे वो कनकेव मिरर है कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। जो पोल से लेफ्ट का डिस्टेंस होता है, चाहे वो मिरर का है चाहे वो इमेज का है, वो नेगेटिव काउंट होता है। पोल से नेगेटिव काउंट होता है। राइट में फॉर एग्जांपल वर्चुअल इमेज बन रही है, तो राइट में आपका क्या काउंट होता है, पॉजिटिव डिस्टेंस। ऊपर की तरफ हाइट अपवर्ड पॉजिटिव डिस्टेंस होता है, साइज, और नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव। ये कार्टेशियन साइन है। ये क्या है, कार्टेशियन साइन ऑफ योर कनकेव कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अब इन्हीं के बेसिस पे आपका मिरर फॉर्मूला आता है, ये याद करना है। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/, डिस्टेंस ऑफ द, v क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, 1/, डिस्टेंस ऑफ द इमेज प्लस 1/, मतलब इनवर्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, इनवर्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला, ये आप याद करोगे। 1/v प्लस 1/u is equivalent to 1/f, 1/u plus 1/v equivalent to 1/f, फोकल लेंथ का इनवर्स होता है। ये याद करोगे, लेंस फॉर्मूला भी आगे करेंगे, बट यू विल लर्न, क्या याद करोगे आप, ये याद करना है आप लोगों को। क्लियर है कि नहीं। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, मैग्निफिकेशन दो तरीके से याद कर सकते हो। एक तो देखो साइज क्या बना है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो जनरली याद रह जाता है, बट जो हमें मेन याद करना है वो है आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज। ध्यान देना, ऊपर क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला मतलब सीधी सी बात है, कितना बड़ा हुआ है वो, डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मतलब कितना। और नेगेटिव, नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि जो है इट विल गिव कि वो कैसे इमेज बनी है। फाइन, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। मैग्निफिकेशन,
मैग्निफिकेशन में -v/u, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। नेगेटिव कार्टेशियन साइन लगाओगे, ये है आपका किसका, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, यहां तक मुझे बताओ क्लियर है कि नहीं है, फिर हम आगे बढ़ें। यहां तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ें फटाफट। क्लियर है यहां तक? रिची, सोनिया, प्रिया लिखिए मुझे। जो लोग मतलब जो बच्चे, जो बहुत से बच्चे हैं वो क्या है, रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, अगर उनको कोई भी इशू हो, जो रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं बच्चे, वो मुझे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। मेरा नंबर ये है। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं और जो लाइव भी देख रहे हैं, वो भी अगर कोई इशू है तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी। कार्टेशियन साइन पे क्वेश्चन नहीं आते यूजुअली, अभी इन ईयर्स में नहीं आए, बट फिर भी आपको जैसे फॉर्मूला और वो पता होना चाहिए। देखो क्या है कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब ऐसा हो गया, आपको 3 स्टेटमेंट दे दी कि एक स्टेटमेंट में कह दिया कि द फ्रॉम इन ए मिरर, इन ए जो स्फेरिकल, इन स्फेरिकल मिरर्स द डिस्टेंस लेफ्ट ऑफ योर पोल इज कैलकुलेटेड एज नेगेटिव, सेकेंड पॉजिटिव। आपको उल्टा करके दे दिया तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगी। आपको एक एक थ्रू द लाइंस जो एनसीईआरटी में गिवन है ना, वो एक एक चीज थ्रू द लाइंस पढ़नी है। समझ रहे हो? कुछ भी मिस नहीं करना। और उसी से क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव, सीधी सी बात है। अगर आपका v है, v नेगेटिव, आप तभी मैग्निफिकेशन निकाल पाओगे ना, आपको पता है कि साइन क्या लेना है। आपको साइन क्या लेना है वो तभी पता रहेगा ना। समझो इस चीज को, मैग्निफिकेशन का साइन क्या है वो तभी पता होगा आपको। माई नेम इज प्रहलाद, मेरा नाम प्रहलाद है, और जो है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी इशू है। माई मतलब क्वालिफिकेशन है, आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, और 10 साल से मैं इसी फील्ड में पढ़ा रहा हूं। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिफ्रैक्शन पे। इस पे क्वेश्चन बनेंगे लास्ट में, हम कुछ फिनोमेना जो इससे रिलेटेड है बिल्कुल लास्ट में करेंगे। बट हाँ, बेसिकली रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या है, देखो रिफ्रैक्शन क्या है आपका, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम लाइटर टू डेंसर और डेंसर टू लाइटर मीडियम, मतलब उसका जो है, जो मीडियम चेंज होता है ना, तो क्या होता है, लाइट डिफ्लेक्ट होती है, जो रेज होती हैं वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती हैं। उसको, उस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम, denser medium to a rare medium, it bends away from the normal, ये नॉर्मल से दूर चली जाती है, bends away। या देखो डेंसर टू, अगर दोनों चीजें ध्यान रखना, डेंसर टू उल्टा है, हाँ जी। इस केस में देखो ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे रेयर मीडियम है, तो जो नॉर्मल होता है उससे क्या दूर जाएगी, नॉर्मल से क्या जाएगी, उसका डिस्टेंस बढ़ेगा। व्हेन लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, व्हेन रेयर, ध्यान देना, रेयर मीडियम टू आपका मूव किया, तो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम मूव किया है, तो इट विल मूव टूवर्ड्स, इट विल मूव टूवर्ड्स, बताओ मुझे, इट विल मूव टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मूव करेगी। क्लियर है कि नहीं है? अब ये होता है, देखो वैसे तो ना इसके एक्सप्लेनेशन बहुत सी हैं, नेट पे आपको मिल जाएगी कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी बहुत स्पीड से जा रही है, तो आपका एक टायर मान लो आपका सैंड में, रेत में फंस गया है, तो आपकी गाड़ी टर्न हो जाती है ना, ऐसे एग्जांपल मिलेंगे।
बट दिस इज नथिंग, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स है ना, उनके कारण होता है, उनके कारण होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो मूव करते हैं ना, लाइट में क्या है, आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर मूव करते हैं, उसके कारण जो है आपका रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। डिटेल में नहीं जाना, ये हायर फिजिक्स का वो है। हायर फिजिक्स का मास्टर्स वालों को भी एग्जैक्ट नहीं पता होता कि ये क्यों होता है। बहुत से बच्चों को बस पता होता है कि ये है, बट हमें यहाँ याद रखना कि अगर रेयर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, अगर आपका डेंसर टू रेयर जा रही है तो आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। क्लियर है ये? तो आपका अगर किसी स्लैब से आपका इंसिडेंट रे पास हो रही है, मान लो एयर है, ग्लास है, तो क्या होगा, जब आपकी ग्लास उस स्लैब से बाहर आएगी तो वो क्या होगी, डिस्प्लेस्ड होगी, वो क्या होगी, डिस्प्लेस्ड होगी एंड पैरेलल टू इंसिडेंट रे। वैसे क्या होगी, इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी। जो इमर्जेंट रे होगी वो क्या है, पैरेलल टू दिस इंसिडेंट रे होगी। When a ray light passes through a rectangular glass slab, it get bent twice. दो बार होगी। The emergent ray is parallel to incident ray and is displaced through a distance. एक distance से displaced हो जाएगी। देखो, जब रेयर टू डेंसर मूव किया तो टूवर्ड्स मूव कर दिया, जब आपका हाँ जी डेंसर टू रेयर तो उस साइड मूव कर दिया, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर दिया, तो पैरेलल आ जाएगी ना। गेटिंग इट और नॉट? फाइन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये याद रखना है आपको। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन याद रखना है। द इंसिडेंट, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, सारे चीज क्या होंगी आपकी, एक प्लेन में होंगी। तीनों, इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ये आपको फिनोमेना कहाँ दिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्वाइन गिरा हुआ है ग्लास में, क्वाइन गिरा हुआ है ग्लास में, पानी के ग्लास में गिरा हुआ है, क्वाइन गिरा हुआ है पानी के ग्लास में, तो क्वाइन क्या दिखता है, कैसा दिखता है आपको? क्वाइन लगता है कि वो अपवर्ड मूव, मतलब कहाँ, ऊपर की तरफ पानी में तैर रहा है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? या पेंसिल डाल दो, गिलास में पेंसिल डालो, वो ये लगेगी टूट गई है। क्यों? क्यों? ड्यू टू फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन का जो है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, किसी भी दो मीडियम का किसी भी क्या होता है आपका, हाँ जी, कांस्टेंट होता है। फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम हमेशा सेम रहेगा। इसे क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। मतलब समझो, जो ये एंगल है और ये एंगल है, अगर मीडियम दोनों सेम है, मीडियम दोनों सेम है एंड सेम हर बार आपकी इंसिडेंट रे की वेवलेंथ सेम है, तो आपका क्या होगा, एंगल साइन आई बाय साइन आर आपका हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर। अब किसी भी, अब मीडियम देखो, सारे मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बने हुए हैं, उनकी डेंसिटी अलग है, सब कुछ अलग है, तो हमें एक स्टैंडर्ड चार्ट चाहिए था कि भाई हम बता पाए कि इसका रिफ्रैक्शन कितना है किसी भी मीडियम का। उसके लिए हमने इजाद किया, क्या बनाया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने क्या बनाया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट
वर्सेस स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उस मीडियम में, वो उसकी रेशो क्या कहलाती है? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो हम कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर किसका? कोई भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा एब्सोल्यूट टर्म्स में। अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? आपके दो अलग अलग मीडियम है, मान लो ग्लास है, पानी है, ठीक है, ग्लास है, एयर से भी कर सकते हैं कई बार, कोई भी दो मीडियम है, तो एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रेफरेंस में क्या है कि दोनों में लाइट की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मतलब 2 के रेफरेंस में 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये डेंसर है या आपका रेयर मीडियम है, वो पता लगेगा। इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्शन के कारण ना नेचर में बहुत से फिनोमेना होते हैं। नेचर में क्या होते हैं? बहुत से फिनोमेना होते हैं। वो फिनोमेनाज हम क्या करेंगे? वो सारे फिनोमेनाज वी विल हाँ जी, सारे के सारे फिनोमेनाज हम आगे पढ़ेंगे, इसी क्लास में आगे पढ़ेंगे। फाइन, इसी क्लास में हम आगे वो सारे फिनोमेना पढ़ने वाले हैं। अब आ जाओ स्फेरिकल लेंसेस। जैसे मिरर की इमेजेस बनाई ना, ऐसे ही हम स्फेरिकल लेंसेस की भी इमेजेस देख लेते हैं। स्फेरिकल लेंसेस की इमेजेस देख लेते हैं। सेम कन्वेक्स लेंस होता है। अब इसमें क्या होता है? डबल लेंस में क्या होता है? डबल कर्व्ड सरफेस होता है। डबल कर्व्ड सरफेस, चाहे वो इनवर्ड है चाहे वो आउटवर्ड है। कन्वेक्स में क्या होगा कि आपका जो है थिकर इन द मिडल होगा। कन्वेक्स दो कर्व्स है ना इसमें, कनकेव में भी क्या है? दो कर्व्स हैं। अब दो कर्व्स हैं तो सब कुछ डबल ही होगा ना, पोल ये हो जाएगा। देखो इसमें भी सेम आपका नोमेनक्लेचर आप देखोगे, ये ध्यान रखना। अब दिस इज फॉर रेफरेंस, रेफरेंस के लिए। मीडियम का मतलब, मैं मीडियम से मेरा रेफरेंस था सोनिया, यहां आप किसकी बात कर रहे हो? स्नेल्स नो द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल। हाँ, इसमें गिवन पेयर ऑफ मीडियम, सेम का मतलब है जो दो मीडियम है वो सेम होने चाहिए। मतलब मैं ये बात कर रहा हूं, ग्लास और पानी है तो उनके बीच का कांस्टेंट होगा। ग्लास और प्लास्टिक का कुछ चीज है उसका अलग होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ग्लास और एयर का अलग होगा। सेम मीडियम से मतलब है? नहीं 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 नहीं, सेम से मतलब जब आप पेयर ले रहे हो, सेम पेयर होना चाहिए, ठीक है? मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि सेम पेयर होना चाहिए, ठीक है? सेम पेयर ऑफ मीडियम। अब आ जाओ स्फेरिकल लेंसेज में कनकेव और कन्वेक्स लेंस। अब रेफरेंस के लिए याद रखना, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। जो इमेजेस जो भी याद करी है कनकेव मिरर की आर सिमेट्रिकल टू कन्वेक्स लेंस। जो किसकी? कनकेव मिरर की है वो कन्वेक्स लेंस में बनेगी, और जो कन्वेक्स मिरर में की है, जो किस में की है? कन्वेक्स मिरर, वो कनकेव लेंस जैसी इमेज बनेगी। वो कैसे बनेगी? कनकेव लेंस। ये रेफरेंस पॉइंट रखना, इजीली याद हो जाएंगी चीजें, इजीली याद हो जाएंगी चीजें। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? नाउ रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस, स्फेरिकल लेंसेस के रिफ्लेक्शन। In a convex lens, a ray of light parallel to the principal axis after refraction passes through the focus on the other side of the lens. सेम है। अब यहां एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा, दो कर्व्ड सरफेस है, जो O होता है वो सेंटर ऑफ लेंस होता है। वो क्या होता है? सेंटर ऑफ लेंस। F1 हो गया आपका फोकस ऑफ द लेंस, F1 एंड F2, क्योंकि दो कर्व्ड सरफेस है ना, ये होंगे 2F1, जो हम वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर ले रहे थे, मतलब उसका सेंटर, और इसका सेंटर क्या होगा? ये वाला।
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था जो C था, उसकी बजाय लेंस में क्या लेते हैं हम 2f1 लेते हैं, उसमें क्या लेते हैं 2f1 लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और इसमें जो इमेज है वो रिफ्रैक्शन के कारण बनती है, रिफ्लेक्शन के कारण नहीं बनती। रिफ्रैक्शन के बाद पढ़ रहे हैं ना लेंस, लेंस में जो इमेज बनती है वो किसके कारण बनती है, वो रिफ्रैक्शन के कारण बनती है, रिफ्लेक्शन के कारण नहीं बनती। गॉट दिस और नॉट? ठीक है। अब जो है कनकेव मिरर, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है कोई रे, वो रिफ्रैक्ट होके क्या है आपका फोकस से पास करेगी, अपोजिट फोकस से। कनकेव लेंस में क्या होगा, अपोजिट में आती हुई दिखेगी। देखो क्लियर है कि नहीं है, बताओ मुझे, क्लियर है? अगर फोकस से पास कर रही है तो इमेज कहां, मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। सेम है यार, ये देखो रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड वही सेम, सेंटर से पास करेगी तो यहां क्या है, पास कर जाएगी स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। अब देखो ये चीज सेम है, वो आपको पढ़ना है, देखना है। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो थी, दैट्स व्हाई आई इंसर्टेड दिस टू मेक यू लर्न अबाउट दीज इमेजेस। और ये शायद आपको यहीं से याद हो जाना चाहिए। लेंस चाहिएगा, स्क्रीन चाहिएगी। ठीक है, हम यहां कौन से कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। कैंडल, व्हाइट चार्ट पेपर जिसपे हमने सब कुछ बनाया, F1 F2 2f1 2f2। लेंस का 20 सेंटीमीटर है, लेंस का फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर पे जाके बनेगा दूर, तो ये बड़ा सेटअप बनाना पड़ा। ये क्या O क्या है, जहां पे आपका लेंस होगा, F2 2f2 दोनों साइड होगा ना। अब इमेज अगर इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा गया, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया, ऑब्जेक्ट देखो आपका कहां रखा गया, इंफिनिटी पे। लाइट द कैंडल, ऑब्जेक्ट देखो कहां है, ऑब्जेक्ट इज वेरी फार, मतलब बहुत दूर है, इंफिनिटी का मतलब यहां दूर है। तो आपका कहां, फोकस पे बनेगी इमेज, कहां बनेगी, फोकस पे, अपोजिट फोकस पे बनेगी। ध्यान देना, इमेज कहां बनी, फोकस पे। कैसी बनी, डिमनेस्ट बनी, इन्वर्टेड बनी, डिमनेस्ट इन्वर्टेड इमेज बनी कि नहीं बनी, हाईली डिमनेस्ट बट रियल। रियल क्यों, क्योंकि आपकी इमेज किस पे, आप स्क्रीन पे कैप्चर कर पा रहे हो। केस 2 में देखो, केस 2 इमेज ऑब्टेन बिटवीन, केस 2 में देखो इमेज कहां है, अगर आपका बियॉन्ड 2f2 है तो क्या होगा, इमेज क्या है, डिमनेस्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी, डिमनेस्ट होगी एंड रियल होगी। रियल क्यों, क्योंकि आपकी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f1 पे है तो इमेज कहां बनेगी, 2f2 पे। सेम साइज की इमेज बनेगी, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज की इमेज बट रियल एंड इन्वर्टेड। अब C और F के बीच में आ जाएगा तो दूर बनेगी, C और F के बीच में आ गया तो इमेज क्या है, दूर बनेगी। इन्वर्टेड बट मैग्निफाइड रियल, इन्वर्टेड बट मैग्निफाइड रियल, बनगी कि नहीं बनगी। कैसे बनी है बताओ, इमेज साइज एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड बियॉन्ड 2f2। केस 5 f1 पे, फोकस पे, फोकस पे तो इंफिनिटी पे जाके इमेज बनेगी ना, बहुत दूर, मतलब दूर बनेगी कहने का मतलब। और आपका क्या होगा, हाँ जी दूर बनेगी, इन्वर्टेड हाईली मैग्निफाइड, सेम हाईली एनलार्ज्ड रियल एंड पोजीशन क्या होगी, वेरी फार, इंफिनिटी।
ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड लेंस, लेंस और F1 के बीच में रख दिया, तो देखो नहीं बनेगी इमेज, स्क्रीन पे कोई इमेज नहीं बनेगी। इमेज देखो कहाँ बनेगी, लेंस के अंदर से बाहर आ रही है। वर्चुअल इमेज होगी कि नहीं होगी, इरेक्टेड होगी कि नहीं होगी, मैग्नीफाइड होगी कि नहीं होगी। एंड इनको हम एक बार डिटेल में कर लेते हैं। देखिए कैसी कैसी, अगर देखो दूर ऑब्जेक्ट है, F2 पे बनेगी, डिमनेस्ट बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। फॉर्म्ड एट F2 हाईली डिमनेस्ट रियल, रियल क्यों, इसे कैप्चर कर सकते हो आप जब आपकी ऑब्जेक्ट है 2F2 के बियॉन्ड, इंफिनिटी पे नहीं है, तो आपका इनके दोनों के बीच में इमेज बनेगी। कहां, अपोजिट साइड। ठीक है, ये देखो इमेज, देखो कहां बनी इमेज, बिटवीन F2 एंड 2F2 अपोजिट साइड। बट क्या है, डिमनेस्ट है, इमेज क्या है आपकी, डिमनेस्ट है, डिमनेस्ट इमेज है, ध्यान देना डिमनेस्ट इमेज है आपकी, इन्वर्टेड है, तीनों चीजें याद रखनी है, इन्वर्टेड है, रियल है। रियल समझ आ गया क्यों है, क्योंकि रियल इमेज, इस इमेज को आप स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हो जैसा हमने वीडियो में अभी देखा था। फाइन, तो क्या क्या, डिमनेस्ट रियल इन्वर्टेड कहां बनेगी, F2 एंड 2F2 जो आपका फोकस है एंड जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बीच में। नेक्स्ट देखो, अगर आपका कहां रखा है ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे 2F1 पे, तो इमेज कैसी बनेगी, बनेगी इन्वर्टेड ही, इन्वर्टेड बट सेम साइज की इमेज। क्या है, इन्वर्टेड बट सेम साइज की इमेज है, रियल, रियल क्यों, क्योंकि ये कैप्चर हो सकती है, इन्वर्टेड रियल सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और कहां बनेगी, जो अपोजिट वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां आपकी इमेज बनेगी। When the object is between 2F1 and F1, the image beyond कहां बनेगी, beyond 2F2 highly magnified, highly magnified, inverted and real। फिफ्थ केस में F1 पे, F1 पे जब इमेज बनती है, देखो ये सारी आपको याद कैसे होगी, जैसे आपका कनकेव मिरर का है, सेम कन्वेक्स लेंस का होता है, सेम किसका होता है, कन्वेक्स लेंस का होता है। ये देखो बहुत दूर जाके इमेज बनेगी, इंफिनिटी पे जाके इमेज बनेगी, एन कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, एनलार्ज्ड, रियल। अब देखो अगर फोकस और सेंटर पे होगा तो कैसी होगी बताओ, हाईली, हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड, इरेक्ट एंड वर्चुअल। जैसी कन्वेक्स लेंस की थी वैसी कनकेव, कन्वेक्स मिरर की थी कनकेव। तो इसमें हमेशा याद रखना इमेज क्या होगी, हमेशा याद रखना इमेज क्या होगी, इमेज होगी वर्चुअल, डिमनेस्ट छोटी इमेज होगी, इरेक्ट ऊपर की तरफ, और कैसे कहां से आते हुई लगेगी लोकेशन, लेंस के अंदर से बनती हुई दिखेगी आपको। सोनिया एंड रिची बताओ मुझे, क्लियर है ये सारी चीजें, हो गया याद, मेरे हिसाब से हो गया क्या याद, बताओ दिक्कत आएगी, अगर इसे खुद बैठने पड़ते ये चैप्टर बहुत दिन में कंप्लीट होता, मैं लिटरली कह रहा हूं, इसी में कंफ्यूज हो जाते, बट अब क्लियर है कि नहीं है बताओ मुझे, क्लियर है। देखो आई विल गिव यू टेस्ट सीरीज, तो चलो पार्ट ही है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कहां से प्रैक्टिस करना है हर चैप्टर के। आप जो है अगर आपने जो मैं कहूंगा वो क्वेश्चंस कर लिए
तो ये समझ लो कि आपने हर मतलब लगभग आपके चांस है कि 10 में से 8 क्वेश्चन आप ठीक कराओगे। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेस, स्फेरिकल लेंसेस के जो कन्वेंशन साइन है वही सेम। अगर लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाएगा, लेफ्ट साइड डिस्टेंस नेगेटिव होगा, राइट साइड पॉजिटिव होगा, अपवर्ड पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा। ये पता है क्यों? जब आप जैसे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख रहे हो v बाई यू, तो ये डिस्टेंस v का जो लोगे वो इसके डिस्टेंस के हिसाब से लोगे। u का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले रहे हो, अगर ऑब्जेक्ट इस साइड बना रहा है तो आप क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। अगर आपका इमेज इस साइड बन रही है तो आप पॉजिटिव लोगे साइन अपने डिस्टेंस का। ये जरूरी होता है। अगर बाय चांस उसने पूछ लिया लेंस फॉर्मूला या उसमें ये साइन ध्यान रखना है आपको कि डिस्टेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इस साइड है और इमेज इस साइड बनती है, सब में इमेज इस साइड बनती है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होगा, इमेज का पॉजिटिव होगा। गेटिंग इट और नॉट? तो आपका मैग्निफिकेशन या आपका जो फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला, जिसे मिरर फॉर्मूला किया था वैसे ही लेंस फॉर्मूला होता है, बट इसमें क्या होता है 1/v इमेज का इनवर्स माइनस ऑब्जेक्ट का इनवर्स, माइनस है ये ध्यान रखना, इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, जो उसकी फोकल लेंथ होती है उसके। इन सेम वे हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका मैग्निफिकेशन देगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन। सेम वे आपका जो है इसकी इमेज की हाइट, सॉरी इमेज का डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, नेगेटिव नहीं है यहां साइन, या नेगेटिव साइन नहीं है। फाइन। अब लेंस का जो है, हम लेंस तो लगाते हैं, यूज होता है। लेंस के जो पावर का फॉर्मूला है वो क्या है? पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f इन मीटर्स, फोकल लेंथ इन मीटर्स, फोकल लेंथ का इनवर्स। आप ये नहीं कहते इतना पावरफुल चश्मा लगा है, 3 नंबर का लगा है, 4 नंबर का लगा है, 5 नंबर का, ऐसा कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते? नेगेटिव लगा है, पॉजिटिव लगा है, माइनस का लगा है, प्लस का लगा है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना? बताओ मुझे। ठीक है, क्लियर। अब इसकी यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोपेट्रे, डायोपेट्रे एसआई यूनिट है। 1 diopter is the power of lens whose focal length is 1 मीटर, उसकी फोकल लेंथ क्या है? 1 मीटर। The power of convex lens is positive, कन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है? पॉजिटिव, जो हम जो है पास की नजर के लिए यूज करते हैं। कनकेव लेंस की क्या होती है? नेगेटिव। यही तो क्वेश्चन बनाते हैं, यही चीजें तो, कन्वेक्स और कनकेव लेंस, कन्वेक्स और कनकेव लेंस। क्लियर है कि नहीं है? बताओ मुझे। क्लियर है ना? बताओ क्लियर है, फिर आगे बढ़ूं मैं। हाँ जी सोनिया, क्लियर है? बताओ मुझे, कोई इश्यू तो नहीं है? अब आ जाओ आई के स्ट्रक्चर पे। अब हम किस पे आ रहे हैं? आई के स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, देखो आई एक स्फेरिकल आपकी जो है, आई क्या है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर की बनी होती है, सेंस ऑर्गन है, विच हेल्प टू कैप्चर द इमेज, जो विजुअलाइजेशन में हमें हेल्प करती है सेंस करने में, लाइक ए कैमरा। ठीक है, द आई बॉल इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, डायमीटर लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। लाइट एंटर्स थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है, कॉर्निया के ऊपर कंजक्टिवा होता है। 3 लेयर्स अगर मैं बात करूं, हमारा आउटर लेयर को हम स्क्लेरा बोलते हैं, इंटीरियर को हम क्या बोलते हैं? रेटिना, एंड कोरोइड लेयर बीच वाली होती है। कोरोइड लेयर क्या होती है? बीच वाली। 3 लेयर्स आउटर लेयर्स होती हैं। ये आपका ह्यूमरस होता है,
ठीक है, दिस साइड ऑफ लेंस एंड दिस साइड ह्यूमरस, एक लिक्विड फ्लूइड होता है, ठीक है, फ्लूइड होता है, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। ये अब आयरिश क्या है, आयरिश आपका क्या करता है, आयरिश करता है कि आपका जो है मसल्स का बना होता है कि कितनी लाइट एंटर करनी चाहिए, ठीक है। इन शेप्ड बिहाइंड द कॉर्निया इज ए मस्कुलर डायफ्राम कॉल्ड आयरिश। ये क्या करता है, ओपनिंग, इट लीड्स टू द ओपनिंग, जिसे हम प्यूपल बोलते हैं, प्यूपल के थ्रू लाइट जाती है। जैसे आयरिश का काम है, स्ट्रेच हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब अंधेरे में होते हो, एकदम लाइट में आते हो, तो लाइट बहुत ज्यादा जाती है तो दिखता नहीं है ना आपको, तो आयरिश एडजस्ट करता है कि कम लाइट जाए। जब आप लाइट से अंधेरे में जाते हो तो वो उसको वो क्या करता है, खोलता है उसको, है ना। फिर आपका द प्यूपल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, द आई लेंस हेल्प टू फोकस द इमेज। आई लेंस होता है, लेंस क्या है आपका, एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल मतलब इसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है। पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब ये अपना जो है डायमीटर और लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, तभी हम दूर का और पास का दोनों का देख पाते हैं ना, उसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। वर्किंग ऑफ आई, आई की सीधी सी बात है, रेटिना के ऊपर आपकी इमेज बनती है। रेटिना में आपकी रोड और कोन सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं, रोड और कोन सेल्स होती हैं। वो रोड और कोन सेल्स से आपका क्या है, इमेज बनती है। इमेज जो है, इमेज का मतलब जो विजुअल, जो आपकी इमेज आई है, उसको जो नार्व्स है वो ब्रेन तक ले जाती है, ब्रेन में आपका प्रोसेस होती है और इन्वर्टेड इमेज बनती है। आपके लेंस कैसी इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। उसको हमारा ब्रेन पढ़ता है, ब्रेन ठीक करता है, इंटरप्रेट करता है, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली मटेरियल, वो अपने कर्वेचर को चेंज कर लेता है, जैसे मैंने बताया, दूर का देखने के लिए या पास का देखने के लिए, ठीक है। देखो, द चेंज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन चेंज द फोकल लेंथ। अगर मसल रिलैक्स्ड है तो क्या है, वो थिन हो जाता है। थिन होने पे क्या होगा, इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस। व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, वो थिक हो जाता है, तो आपका जो कर्वेचर का डायमीटर है वो कम हो जाएगा ना, बिकम थिक एंड फोकल लेंथ डिक्रीजेस, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। गेटिंग इट और नॉट, नियर पॉइंट मतलब सबसे पास हमारी आई, हम 25 सेंटीमीटर से पास हम नहीं देख पाते। 25 सेंटीमीटर लगभग हमारा जहां मिनिमम, जहां से हमें साफ दिखना शुरू होता है, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं हम। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो ये है ना, ये ऐसे हो जाए और ये पतला हो जाए, समझो इस चीज को, तो दोनों में आपका क्या है, क्या होगा, अगर ये इसका डायमीटर बढ़ता है, हाँ जी, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगी, सिंपल सी बात है, छोटा स्फीयर होगा तो उसके डायमीटर कम, रेडियस कम होगा ना, तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। इसकी फोकल लेंथ बढ़ नहीं गई, अगर आपका लेंथ बढ़ती है तो वो फोकल लेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। फर्स्ट पॉइंट जो है आपका ये है कि आपका जब वो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सॉरी वेट ए मिनट, हाँ ये फर्स्ट पॉइंट क्या है, द चेंज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन चेंज द फोकल लेंथ, व्हेन द मसल आर रिलैक्स द लेंस बिकम थिन। थिन होगा लेंस तो उसका जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा होगी, थिन होगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो थिन हुआ तो इसका कर्वेचर ये बड़ा स्फीयर बनाएगा ना, कम कर्वेचर है तो बड़ा स्फीयर होगा, थिक हुआ तो छोटा स्फीयर बनाएगा ना, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कम होगा ना। तो जब वो थिन हुआ तो आपकी फोकल लेंथ क्या हुई, इंक्रीज हुई। जब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तब क्या होगा, वो थिक हो जाता है। थिक हो जाता है तो आपकी जो है इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
फोकल लेंथ ये डिस्टेंस नहीं है। कई बच्चे क्या गलती क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि फोकल लेंथ क्या है, देखो ये बना रहा हूं ये, अब देखो बच्चे सोचते हैं कि ये बड़ा होगा, ये फोकल लेंथ थोड़ी है, ये तो इसकी थिकनेस है। फोकल लेंथ इससे इस पे डिपेंड करेगी, यहां इस पे फोकल लेंथ डिपेंड करेगी। कंफ्यूजिंग है ना, अगर बच्चे समझो ये चीज। तो जब आपका मसल्स रिलैक्स्ड होती है तो ये क्या होता है, थिन होता है। थिन मतलब फोकल लेंथ ज्यादा होती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा फोकल लेंथ कम हो जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये थिक हो जाएगा। अब बताओ सोनिया एंड रिची, क्लियर है कि नहीं है ये, बताओ मुझे फटाफट, जल्दी लिखो। क्लियर है, हाँ जी। फार पॉइंट इंफिनिटी तक देख सकते हैं हम। अब जो है ये इस पे इन पे क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया हो गया नियर साइटेडनेस, जो किस पे क्वेश्चन बनेगा मैं बता देता हूं। मायोपिया नियर साइटेडनेस मतलब आपको पास का दिखता, दूर का नहीं दिखता, आपको दूर का नहीं दिखता। इसका कारण है, इसकी जो है क्या होगा, ये थिक हो गया, ये ज्यादा रिफ्रैक्ट करके आपका क्या है, हाँ जी। मापिया इज डिफेक्ट ऑफ विजन विच इज पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट दूर के नहीं देख पाता, बिकॉज द इमेज इज, ये वर्ड याद रखना, इमेज इज फॉर्म्ड अहेड ऑफ रेटिना। रेटिना से पहले इमेज बनेगी, पहली इमेज बनेगी। अब इस केस में क्या है, ज्यादा कन्वर्जेंस हो रही है ना, तो आपको थोड़ा डाइवर्जेंट करना है। डाइवर्ज करने के लिए आपका कौन सा लेंस यूज होता है, डाइवर्ज करने के लिए आपका कौन सा लेंस यूज होता है, डाइवर्ज करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, कनकेव। इसमें आपको दूर का साफ नहीं दिखता, पास का दिखता है, ठीक है। इमेज का बनती है फ्रंट ऑफ रेटिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों बनता है, इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ द आई, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द आई बॉल। आई बॉल की लेंथ और कर्वेचर है, जो कर्वेचर ऑफ आई लेंस, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सुटेबल कनकेव लेंस। सुटेबल कनकेव लेंस से इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ, ये कर्वेचर है, ये बढ़ जाता है। क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे, बताओ बताओ फटाफट बताओ। ये क्या हो जाएगा, थिन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। लेंस थिन होगा ना, कर्वेचर बढ़ा तो क्या है, लेंस थिन हुआ ना, ध्यान रखना है, लेंस क्या होगा, थिन होगा। क्लियर है कि नहीं। कोई आपसे पूछे कि मायोपिया में लेंस की कंडीशन क्या होगी, मायोपिया में लेंस थिन होता है, थिन होता है, तो आपका जो है कर्वेचर बढ़ जाएगा। थिन में कर्वेचर बढ़ता है, ये ध्यान देना हमेशा। क्लियर है कि नहीं है, बताओ मुझे। नेक्स्ट जो है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, ये नियर साइटेडनेस थी, वो क्या होगा आपका, दूर की आपको फार साइटेडनेस, दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। इसमें क्या होता है आपका, डिक्रीज इन कर्वेचर, मतलब ये थिक बन जाएगा,
ठीक है, इसमें जो है बियॉन्ड इमेज बनती है, किससे? रेटिना के बाहर, इसलिए धुंधली इमेज बनती है। आपको पास का नहीं दिखेगा, दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा, दूर का दिखेगा। दिस मे बी ड्यू टू डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द आई बॉल, आई बॉल की लेंथ। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए सुटेबल कन्वेक्स लेंस। क्या? कन्वेक्स लेंस, ताकि इसे और क्या कर दे? कन्वर्ज कर दे, फिर वो कन्वर्ज करके आपका प्रॉपर रेटिना पे बने। क्लियर है कि नहीं है? सोनिया, इन दोनों बताओ मुझे, हाइपरमेट्रोपिया और मेट्रोपिया क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया और क्लियर है। तो ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये वो हो जाती है, गलती करवा देती हैं ये चीजें। क्लियर? नेक्स्ट, प्रेस बायोपिया में क्या होता है आपका? हाँ जी, डिफेक्ट ओल्ड मतलब लोगों को होता है ना, उन्हें दूर का दिखता ना पास का दिखता। ये क्या होता है? उसकी अकोमोडेशन पावर घट जाती है, सिंपल सी बात है। आप कहोगे दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? दोनों एक साथ इसलिए हो जाता है कि उसकी अकोमोडेशन पावर घट जाती है, कि वो ना, जब आपको दूर का देखना है तो वो दूर का देखना है तो वो थिक नहीं हो पाता उतना, पास का देखना है तो वो उतना थिन नहीं हो पाता। समझ रहे हो मेरी बात? वो अकोमोडेशन पावर, वो मसल्स वीक हो जाती हैं एज के साथ, सिलरी मसल्स वीक होने के कारण ये होता है। क्लियर? इसके लिए बायफोकल लेंस यूज करते हैं यूजुअली। आधा लेंस आपका क्या होता है? कनकेव होता है, आधा कन्वेक्स होता है। क्लियर है ये? बताओ मुझे। हाँ जी, क्लियर है ना? आई थिंक कोई इशू नहीं आना चाहिए। अब रिफ्रैक्शन कर ली हमने ना, रिफ्रैक्शन कर ली, अब आती है बारी, रिफ्रैक्शन हमने कर ली। डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म क्या होता है, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? अगर देखो प्रिज्म से क्या होता है, व्हाइट लाइट क्या है उसका आपको पता होना चाहिए। व्हाइट लाइट इज नॉट द मोनोक्रोमेटिक लाइट। जो हमें व्हाइट लाइट दिखती है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है आपका एक ही वेवलेंथ की लाइट होना, मोनोक्रोमेटिक। व्हाइट लाइट होती है उसमें अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस है। उसमें क्या है? अलग अलग वेवलेंथ की। लेंस का थिन होना, देखो बेटा, लेंस थिन होगा तो इसमें क्या है आपका, जो मायोपिया है उसमें लेंस थिन हो जाता है। मतलब इसका थिन होना मतलब उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? फोकल लेंथ बढ़ जाती है, मतलब वो उसका कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो है कर्वेचर इंक्रीज होने के कारण ये क्या है? क्लोजली फोकस कर देता है। वो जो उसका जो फोकस, देखो सीधी सी बात है, उसके कारण क्या है? आपका डाइवर्जेंस ज्यादा हो जाती है। वो इमेज को रेटिना की बजाय पहले ही बना देता है, जिसके कारण आपको दूर का नहीं दिखता। मायोपिया में क्या है? जो लेंथ ऑफ जो है आपका लेंस वो बढ़ जाती है, थिन हो जाता है। थिन होने के कारण ज्यादा डाइवर्जेंस हो जाती है। क्लियर है? थिक इन हाइपरमेट्रोपिया, हाँ, थिक इन हाइड्रोमेट्रोपिया, जो लेंस बिकम थिक इन हाइड्रोमेट्रोपिया। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। हम कहाँ थे? स्कैटरिंग पे। स्कैटरिंग में क्या होता है कि आपका जो है
मैंने क्या बताया था, व्हाइट लाइट जो है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होती है, जैसे विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये अलग अलग कलर की रेडिएशंस हैं, अलग अलग कलर की रेडिएशन है। क्यों अलग अलग कलर की रेडिएशन है? क्योंकि इनमें अलग अलग वेवलेंथ है। जब ये इकट्ठी दिखाई देती है तो हमें व्हाइट लाइट के तौर पे दिखाई देती है। जब प्रिज्म से पास करती हैं तो ये क्या है, रिफ्रैक्शन होता है इनका। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। अगर सिंपल भाषा में बोलूं, रिफ्रैक्शन अब क्या है, जो एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग है। वॉयलेट में एनर्जी ज्यादा होती है। देखो जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है एक चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो हायर एनर्जी, ध्यान से सुना, हायर एनर्जी, हायर फ्रीक्वेंसी, लोअर वेवलेंथ। तो विबग्योर की क्या है, हाई एनर्जी होती है, हाई वेवलेंथ होती है, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है और लो वेवलेंथ होती है। फाइन। अब क्या होता है, जब रिफ्रैक्शन होता है, जो हाई एनर्जी की रेडिएशन है वो रिफ्रैक्ट ज्यादा करती है, उससे लो वाली थोड़ी कम करेगी, उससे लो वाली थोड़ी कम करेगी, उससे लो वाली थोड़ी कम करेगी। रिफ्रैक्शन क्या होगा, कम कम होता जाएगा। तो क्या होगा, आपका व्हाइट लाइट प्रिज्म से अलग अलग होके निकलेगी, आपको 7 कलर दिखाई देंगे, 7 कलर दिखाई देंगे। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, रमन इफेक्ट। अगर 2 प्रिज्म से कर दोगे तो दोबारा वो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन होके वो सेम उसमें चली जाएगी। अब रेनबो का फिनोमेना है, वो रिफ्रैक्शन का आपका फिनोमेना है। अब रेनबो हमेशा आप देखोगे लाइट सोर्स से अपोजिट साइड बनते हैं, लाइट सोर्स से। और रेनबो सन की प्रेजेंस में होता है, मून रेनबो भी होते हैं, ध्यान देना। इक्वेटोरियल रीजन में जब आपका जैसे पूर्णिमा का मून है, मतलब फुल मून पे भी, लेकिन वो 10% ही होते हैं, मून रेनबो भी बन सकते हैं। ठीक है। अब रेनबो बनता कैसे है, 2 कंडीशंस है। एक तो आपका अपोजिट साइड बनेगा, किसके, जहां सोर्स ऑफ लाइट होगा। मतलब यूजुअली क्या है आपका, वेस्ट और ईस्ट से अपोजिट साइड बनेगा। या तो अगर सन वेस्ट में है तो वो ईस्ट में बनेगा, या ईस्ट में वो वेस्ट में बनेगा। और आपका जो ये सनलाइट का एंगल जो है 42 डिग्री से कम होना चाहिए। कितने से कम, 42 डिग्री से। जो नून एंगल है, जितना परपेंडिकुलर होगा आपका, कभी भी दिन में जब आपका जो सनलाइट बिल्कुल स्ट्रेट पड़ रही है लगभग, तब आपका कभी भी रेनबो नहीं बनेगा। 42 डिग्री से लगभग लगभग एंगल कम होना चाहिए। ठीक है। अब होता क्या है, रिफ्रैक्शन ही होती है, ये होती क्या है, रिफ्रैक्शन होती है। अब जब ये लाइट, सन की लाइट एक एंगल से पड़ती है, किस पे, ध्यान से सुनना, रेन ड्रॉप के सरफेस से, तो उसका रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होके इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन इज काइंड ऑफ रिफ्रैक्शन ओनली। इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन ही होती है, कि इनका जो मीडियम का डिफरेंस इतना हो जाता है कि वो इतनी क्या होगी है, डेविएशन इतनी ज्यादा होगी है कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाई। हो क्या रहा है कि आपका जो 42 डिग्री से अगर कम एंगल है, किसका, हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ सन, तो जो सन, जो वाटर ड्रॉपलेट है उसमें जब सन रेडिएशन एंटर करेगी तो उसका रिफ्रैक्शन होगा, व्हाइट लाइट एंटर करेगी, वो रिफ्लेक्ट होगी, और उसके दूसरे सरफेस से इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जिसके कारण आपका रेनबो बनेगा, जिसके कारण क्या बनेगा, रेनबो। अब टोटल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR क्या होता है, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर्स में भी यूज होता है। किस में यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज होता है। मिराज में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पता है आपको क्या होता है, बताइए मुझे, किसी को भी, रिची एंड सोनिया, दोनों में से किसी को पता है होता क्या है?
हाँ जी बताओ। टोटल इंटर, ये डायग्राम दिख रहा है आपको बच्चे? हाँ जी, ये हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा होता है कि देखो अब क्या हो रहा है, ये आपका डेंसर मीडियम टू, जब आपका रेयर मीडियम जा रही है, ध्यान से सुनना, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रही है, तो डेविएशन अवे फ्रॉम द क्या हो रहा है, अब इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। मतलब क्या हो रहा है कि ये डेविएशन हो रही है ना, ये इतनी ज्यादा डेविएशन हो जाती है, इट डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम्स। वो रिफ्रैक्शन डेविएशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि दो मीडियम से वो क्रॉस नहीं करती रे, वो वापस ऐसे लगता है रिफ्लेक्ट होके आ गई है। दिस इज फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नहीं सोनिया, ये नहीं होता रिफ्लेक्शन अगेन एंड अगेन, वो लगता है रिफ्लेक्शन है, उसमें क्या होता है क्रिटिकल एंगल, ये जो 90 डिग्री का ये एंगल है, ये 90 डिग्री का जो एंगल है ना, इससे ज्यादा रिफ्लेक्शन हो जाती है, समझो, इससे ज्यादा डेविएशन हो जाती है। देखो परपेंडिकुलर जानी कैसे थी, ऐसे जानी थी, अब ये थोड़ी डेविएट होगी। अगर इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का डेंसर टू रेयर जब ये जा रही है, तो वो इतनी रिफ्लेक्ट होगी है, रिफ्रैक्ट, कि वो मीडियम से बाहर ही नहीं आएगी, वो इसी के अंदर क्या होती रहेगी। हाँ जी, आपको लगेगा वो रिफ्लेक्ट हो रही है। क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री से ज्यादा डेविएशन हो जाती है इसमें। क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सोनिया एनरिच बताइए मुझे। यही फिनोमेना ऑप्टिकल फाइबर में होता है, मिराज में होता है। मिराज में क्या होता है, टोटल इंटरनल टीआईआर का फिनोमेना, और टीआईआर इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल मिराज में क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत गर्मियां पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तब आपका रोड पे अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपको लगता है आगे पानी है। वो एक्चुअली क्या होता है, रोड के साथ में हवा बिल्कुल लेस डेंस होती है, ऊपर वाली डेंसर होती है, तो उसके कारण क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके आपको ऐसा लगता है कि वहां पानी है। टीआईआर का फिनोमेना। मिराज समझते हो ना, कि डेजर्ट एरिया में या जहां बहुत ज्यादा सनलाइट है, हीट है, गर्मी है, गर्मियों में नहीं होता कि ये लगता है कि रोड पे पानी है। बताइए मुझे, बताओ, मिराज देखा होगा आपने। यहां भी रेनबो के बनने में भी क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट हमारे उस पे, चलो। अब रिफ्रैक्शन के कारण नेचर में और भी फिनोमेना होते हैं, ठीक है। अब मैंने मिराज का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका क्या है, जब आपका जो है सेम तरीके से, जैसे क्या होता है कि आपका पानी लगता है आपको जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, और गर्मियों में ही दिखता है कि आपको सामने ट्रेवल कर रहे हो, बिल्कुल साफ मौसम है और टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर क्या है बहुत हाई है, तो आपका क्या होता है कि आपको लगता है कि रोड के ऊपर पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण आपको ऐसा लगता है कि वहां पानी है। और वो क्यों लगता है, लोअर हाफ आपका क्या हो जाता है, हाँ जी, लेस डेंस है, अपर हाफ क्या है, डेंसर है एयर का, जो रोड के साथ लगी हुई है वो क्या है, लेस डेंस है, और वो डेंसर है, उसके कारण उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होती रहती है। वो इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको अपीयरेंस देती है कि वहां वाटर प्रेजेंट है। क्लियर है? बताओ मुझे। क्लियर है कि नहीं?
अब एक और चीज ध्यान देना है, आगे मैं पढ़ाऊंगा भी ये स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के कई टाइप की स्कैटरिंग होती है, आपके नोट्स में वो दी हुई है, मिया स्कैटरिंग होगी या आपकी जो है टिंडल इफेक्ट हो गया, वो भी बताना है आपको। बट सिंपली स्कैटरिंग क्या होती है कि आपकी जो है लाइट जो है पार्टिकल मैटर से टकरा के अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में क्या आपका पार्टिकल मैटर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन होता है। जो आपके स्टार्स है, सन है, उसकी आपको एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि ड्यू टू फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि आपका वैक्यूम से एयर किसमें, वैक्यूम से लाइट रेज किसमें एंटर कर रही है? एटमॉस्फेयर में। कर रही है कि नहीं कर रही? तो आपका क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? बताओ, रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? देखो लाइटर, सिंपल सी बात है, लाइटर मीडियम टू वैक्यूम टू एयर एंटर करेगा, लाइटर टू, तो आपका जो है, मान लो ये पोजीशन है, ये पोजीशन थी इसके, ठीक है, ये लाइट आनी थी, आपका वो क्या दिखेगा? डेविएशन होगी, वो यहां दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बताओ मुझे। ये यहां दिखना चाहिए था, बट डेविएशन क्या है? टुवर्ड्स नॉर्मल होगी ना, टुवर्ड्स नॉर्मल होगी तो वो ऊपर की तरफ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये एटमॉस्फेयर में ये फिनोमेना होता है रिफ्रैक्शन का। इसके कारण आपको क्या है? स्टार की अपेरेंट पोजीशन अलग दिखती है, जो उसकी एक्चुअल से डिफरेंट होती है। इन सेम वे आपका जो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी इसी कारण दिखती है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या? आपकी डिफरेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की, उनकी डेंसिटी डिफरेंट है कि नहीं है? ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर विद मूविंग पॉकेट्स ऑफ कोल्ड एंड वार्म एयर, कब कहीं ठंडी है कहीं गर्म है, तो वहां बार बार रिफ्रैक्शन होता है। वो रिफ्रैक्शन के कारण आपको लगता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं। स्टार्स की एनर्जी और वो सेम रहता है, बट ट्विंकलिंग स्टार इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन बाय एटमॉस्फेयर ऑफ इनकमिंग लाइट फ्रॉम ए स्टार। गेटिंग इट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? बताओ मुझे। इन सेम वे आपका जो सन की लाइट, सिंपल सी बात है, हाँ जी, ये देखो ये चीज, सेम वे सन जो राइज है वो हमें 2 मिनट पहले दिख जाता है। ध्यान देना, सनराइज हमें 2 मिनट पहले दिख जाता है और सनसेट 2 मिनट बाद तक। मतलब क्या है? आपका जो होरिजन है उससे नीचे सन होता है, हमें दिखना नहीं चाहिए, बट सन हमें दिख जाता है। क्यों? क्योंकि जो रियल पोजीशन ये है, बट सन हमें दिखता क्या है? अपेरेंट पोजीशन ये है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 2 मिनट पहले ही हमें लग जाता है कि सन क्या है? राइज हो रहा है। सेम वे सन सेट हो चुका है, बट 2 मिनट तक हमें दिखता रहेगा, क्योंकि उसकी एक्चुअल पोजीशन तो ये है, अपेरेंट पोजीशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये रहेगी। तो आपसे पूछे कि सन की जो है अपेरेंट पोजीशन हमें 2 मिनट पहले दिखनी स्टार्ट हो जाती है, सेम वे 2 मिनट बाद तक हमें सन दिखता रहता है। क्लियर है कि नहीं है? बताओ। टिंडल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट होता है कि आपका किसी उसमें ओपेक कह लो, जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे दूध है, कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे दूध है, आपके सस्पेंडेड होते हैं, आपका जो है सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे शुगर है, शुगर में तो आपका घुल जाता है तो उसमें स्कैटरिंग नहीं होगी, बट मिल्क में क्या आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। ये आपको सर्दियों में भी दिखता है, due to presence of particles, due to presence of the earth's atmosphere contains air molecules, water droplets, उसमें भी दिखता है। ठीक है, द कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, उस पर डिपेंड करता है। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर ब्लू लाइट, लार्जर पार्टिकल क्या है? डिफरेंट कलर की लाइट स्कैटर करते हैं, फाइन पार्टिकल ब्लू कलर की करते हैं। देखो यही चीजें हमें करनी है।
स्काई का ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है ये मैं बताता हूँ अभी बस आपको, फाइन। और सनसेट और सनराइज में रेड क्यों होता है वो भी मैं बताता हूँ, दोनों चीजें बताता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो खोल के उसमें थोड़ा सा बेटर वे में दिया हुआ है, ठीक है। 1 मिनट दे दो मुझे बस, जो आपको पीडीएफ मिलेगी 15-16 पेज की है, बट वो इतनी है नहीं, मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको उसे करने में। पिन होल कैमरा क्या होता है कि आप जो बचपन में हम बना भी सकते थे कि एक कार्डबोर्ड लिया है, एक इमेज यहाँ स्क्रीन रखी है, ठीक है, उस पे होल में अगर आप देखोगे तो इमेज कैसे बनती दिखेगी। अगर इमेज लोगे इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आपका क्या पास करता है, आपका किस में जाती है रेडिएशन, मतलब लाइट कैसे मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, रेक्टिलिनियर होती है। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। देखो डिफ्यूज सरफेस, रफ सरफेस से, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, स्मूथ सरफेस से, ये भी हम बात कर चुके हैं। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। मोल्टन एल्यूमिनियम और सिल्वर यूज होता है मिरर्स में। अब देखो एक चीज आ जाती है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, किसके लिए ये मैंने खोला है, विजिबल है ना आपको, कन्वेक्स मिरर, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं ना बच्चे, बहुत अच्छे वो है ये। देखो 42 का एंगल से कम का एंगल होना चाहिए, ज्यादा का एंगल होगा तो आपका रेनबो नहीं बनेगा। इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिराज, ऑप्टिकल फाइबर, सब कुछ आपका। अब स्कैटरिंग देखो, स्कैटरिंग आपकी इलास्टिक हो सकती है। इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है, इफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बीम एंड द स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट आर सेम, तो आपका क्या क्या होगा, इलास्टिक स्कैटरिंग होगी। इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होता है कि आपका दोनों की एनर्जी सेम है, जो इंसिडेंट रे है और जो आपका स्कैटर्ड रे है, ठीक है, स्कैटर्ड बीम। इन इलास्टिक कई टाइप की होती है, रेलिग, मिया, टेंडेल एंड रमन। रेलिग में क्या है कि स्कैटरिंग लो है। रेलिग स्कैटरिंग लो क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। ये देखो फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, 1 मिनट दो मुझे, फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। इससे देखो इंपैक्ट क्या है, ये मैंने क्यों आपको ये खोल के दिखाया, इससे सिंपल सी बात है, जितनी स्मॉलर वेवलेंथ होगी उतना ज्यादा स्कैटर करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है, उतना ज्यादा स्कैटर करेगी। फर्स्ट चीज ये ध्यान रखना। दूसरा, हाँ जी, दूसरी चीज ये याद रखना कि क्या है कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा वो डिफ्यूज हो जाएगी, कम ट्रेवल कर पाएगी। ध्यान देना, जितना ज्यादा जो है, हाँ जी, स्कैटर, जितना ज्यादा आपका जो है एनर्जी है उतनी ज्यादा वो डिफ्यूज हो जाती है, वो कम दूरी तक ट्रेवल कर पाएगी जितनी ज्यादा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। दोनों चीज याद रखना जरूरी है। देखो द शॉर्टर द वेवलेंथ, कलर आर स्कैटर्ड मच मोर देन द लॉन्गर। इसीलिए व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर द ब्लू कलर इज स्कैटर्ड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट देन अदर कलर्स। इसी कारण आपको स्काई का कलर क्या दिखता है भाई, स्काई का कलर आपको ब्लू दिखता है। फाइन। सेम वे आपका सनसेट के टाइम रेड कलर क्यों दिखता है, सनसेट के टाइम और सनराइज के टाइम, क्योंकि बाकी शॉर्टर रेडिएशन स्कैटर अवे हो जाती है। आपकी आंखों तक क्या पहुंचती है, रेड पहुंचती है। आपकी आंखों तक क्या पहुंचती है, रेड। और रेलिग रेडिएशन कब है, स्कैटरिंग क्या है, हाँ जी, जब आपका एटम और मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर जो भी होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आपका रेलिग स्कैटरिंग होती है। क्लियर है कि नहीं? क्यों हमें सनराइज और सनसेट के टाइम आपको रेड कलर दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ अदर लाइट्स।
हमें सिर्फ रेड हमारी आंखें तक पहुंचती है। मई स्कैटरिंग क्या होती है? टेक प्लेस व्हेन द डायमीटर ऑफ द स्कैटरर इज सिमिलर और लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे से ज्यादा होते हैं। जैसे पोलन, डस्ट, स्मोक, ये क्या करते हैं? एमआई स्कैटरिंग करते हैं। और यही स्कैटरिंग आपके किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। क्यों? व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन वाटर ड्रॉपलेट्स ऑल कलर्स आर इक्वली स्कैटर्ड। क्योंकि उसका जो साइज है किसका? पार्टिकल का, डायमीटर ऑफ स्कैटर इज सिमिलर और लार्जर देन वेवलेंथ। सारी वेवलेंथ से ज्यादा है, इसलिए वो अलग अलग स्कैटर नहीं करता, सबको इक्वली स्कैटर करता है। टेंडेल इफेक्ट बता दिया, रमन स्कैटरिंग, सातों कलर। फिर आपका रेड सिग्नल क्यों यूज करते हो आप? कहीं रोकना है या रेलवे ट्रैक्स पे रेड सिग्नल यूज करते हो ना? क्यों भाई? रेड सिग्नल क्यों यूज करते हैं हम? बताओ। क्योंकि रेड सिग्नल इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय एयर मॉलिक्यूल्स। नहीं, लो फ्रीक्वेंसी एंड लो एनर्जी है बच्चे, हाई वेवलेंथ है। विबग्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बच्चों बताओ ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में विबग्योर है। विबग्योर वोयलेट की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, रेड की सबसे कम होती है। फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। बट वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। मैंने क्या बताया? जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतना ज्यादा, अभी तो बताया मैंने, जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतना ज्यादा स्कैटर होगी वो। क्लियर है? रेलिक स्कैटरिंग, फाइन। हाँ जी, अभी तो एक ही, मतलब क्लियर है। यहां हम अपना लेक्चर ओवर करते हैं, बड़ा लेक्चर था। अब मैं फिजिक्स का और कुछ नहीं कराऊंगा, थोड़ा बहुत हीट वाला पोर्शन है वो केमिस्ट्री में हो जाएगा आपका। और जो न्यूक्लियर फिजिक्स जो यूजुअली नहीं कराई जाती, एनसीईआरटी में नहीं है बट तमिलनाडु टेक्स्ट बुक में है और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास में कराऊंगा। एक्स्ट्रा इन द सेंस जो है आपका, जो है करंट अफेयर रिलेटेड आता है न्यूक्लियर एनर्जी का और आपका स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी एंड स्पेस। तो वो किसी करंट अफेयर्स की क्लास मैं लेके खुद, जिसमें 1 या 2 घंटे में न्यूक्लियर और स्पेस जो पूरे साल में हुआ है उस पर बात करूंगा बस। ठीक है? क्लियर है? कल से आपकी क्लास 6:30 स्टार्ट होगी, बायो स्टार्ट होगी 6:30। ठीक है? कोई डाउट है? 6:30 to 9 होगी आपकी क्लास। क्लियर है ना? देखो एक्स्ट्रा एफर्ट हमें भी लगाने पड़ेंगे थोड़े, तो आपको भी लगाने पड़ेंगे। क्लियर है? हाँ जी रिची, क्लियर है? अब 9:30 पे, यस यस यू कैन टर्न ऑन योर माइक, बिल्कुल कर सकते हो आप। यस सर। सर आपने अभी बताया था ना कि वो हाई फ्रीक्वेंसी होगी, जब आपने सर वो ब्लू लाइट वाला कॉन्सेप्ट समझाया था सर, वो एक बार बताना कि हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो वो ज्यादा जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा, तभी हमें सनलाइट की रेड दिखाई देगी। देखो क्या होता है जब आपका, देखो वो चीज देखो, आपका जब सन परपेंडिकुलर होता है नून के टाइम, ध्यान से सुनना मेरी बात, नून के टाइम आपका कम ट्रेवल करके आती है लाइट डिस्टेंस, ठीक है? और सुबह शाम एक एंगल पे लाइट आती है, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है। अब जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगी एटमॉस्फेयर से, उसमें स्कैटरिंग ज्यादा होगी। और कौन सी लाइट की स्कैटरिंग ज्यादा होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी ज्यादा है। ब्लू लाइट आपकी स्कैटर हो जाएगी, वोयलेट ब्लू लाइट वो स्कैटर हो जाएगी आपकी। अब तक ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के कारण जो है रेड लाइट स्कैटर नहीं होती, वो आपकी आंखों तक पहुंच जाती है। दिन में क्या होता है, जब नून होता है तो आपका जो डिस्टेंस जो सनलाइट ट्रेवल करके आती है एटमॉस्फेयर से वो कम होता है। समझ रहे हो मेरी बात? वो क्या होता है? कम होता है।
जिसके कारण आपको सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग दिखती है लाइट की, वो कौन सी लाइट दिखती है आपको? ब्लू लाइट दिखती है। कौन सी लाइट दिखती है? ब्लू लाइट दिखती है। जो सबसे ज्यादा डिफ्यूज होके पूरा उसमें आपको क्या दिखता है, कलर क्या है? ब्लू दिखेगा, सबसे ज्यादा डिफ्यूज होती है वो। बताओ मुझे रिची। फाइन। देखो इसका जो है मैं आपसे शेयर ही कर लूंगा, मैं खुद भी वो करूंगा। आई वांट कि आप हर टॉपिक के अलग अलग एमसीक्यू करो। तो देखो दो तरीके हैं, एक तो आपका जो है जो कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, फिर आपका जो सीडीएस और सीएपीएफ के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है यूपीएससी के, वो करने हैं। उनमें बेसिक साइंस के क्वेश्चन आते हैं और वही रिपीट होते हैं, इनमें वही रिपीट होते हैं, सीडीएस और सीएपीएफ के। फाइन, क्लियर है? चलिए, थैंक यू। हाँ, अब 9:30 पे फिर क्लास है, अगर आपने सी सेट में एनरोल किया है तो। किया हुआ है ना आपने? हाँ जी, जिन जिन बच्चों ने सी सेट में एनरोल किया हुआ है उनकी 9:30 पे क्लास है, मैं ही लूंगा, ठीक है, सी सेट भी। हाँ हाँ, देखो मैं भी दूंगा और आप वहां से भी करोगे, मैं ही प्रोवाइड कर दूंगा ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी। चलिए, थैंक यू। हाफ एन आवर का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप वो कर सकते हो, ठीक है? हम दोबारा से सी सेट पढ़ेंगे 1-1.5 घंटा। क्लियर? थैंक यू।